नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपका ट्रेड थ्योरी का पेपर लेके आए हैं। तो दोस्तों ये पेपर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पेपर आपका पिछली बार 2020 में लगा हुआ पेपर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस पेपर में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। साथ ही मैं बता दूँ आपको, जो कल का पेपर यानी 16 मार्च का पेपर था, उसका एनालिसिस हम आज 11 बजे लाइव करेंगे। तो अभी तो मैं इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जरूर 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि ये पेपर आपका आया हुआ है और लगभग आपके जो पहले के पेपर है उन्हीं में से पेपर बहुत से क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे उनको भी हेल्प मिले। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें, वो स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन देख लो किस प्रकार है। प्रथम वर्ष वार्षिक परीक्षा आया है। तो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ड्रिलिंग मशीन पर कौन सी प्रक्रिया को रेमिंग के नाम से जाना जाता है? तो बताओ दोस्तों किस विधि को रेमिंग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें करेक्ट देखो, ऑप्शन में विकल्प ए बी सी डी इस प्रकार दिया होगा। तो अब आप देखो इन चारों में से कौन सा है। जो अभी यहाँ पर येलो कलर किया हुआ है इनका करेक्ट आंसर है। तो देखो, एक ड्रिल किए गए छिद्र को बराबर फिनिश देना और सटीक आकार बनाना ही क्या होता है, आपकी रेमिंग के नाम से जाना जाता है ड्रिलिंग मशीन को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। अभी मैं ओनली आपको आंसर बताऊं, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप एक बार इसका रिवीजन जरूर कर ले, जिससे आपको प्रॉफिट मिला गया अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, एक स्टील हैंड टूल जिसमें छोटे नुकीले दांतों का उपयोग सरफेनिंग और शेपिंग के लिए किया जाता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तो बताओ ये क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टील फाइल। क्या है? स्टील फाइल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, एक एक रबर हैंड के साथ एक सामान्य टूल जिसे सतह को प्रभावित होने से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किसे डिजाइन किया जाता है? तो वो होता है आपका रबड़ हैमर, यानी रबड़ हैमर से उसको डिजाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कटाई टूल किस कारण से घिसता है? तो बताओ दोस्तों कटाई टूल किस कारण से घिसता है? तो किनारों के घिसने के कारण, और क्रेटर के घिसने के कारण, और फ्लैक के घिसने के कारण। तो ये क्या होगा? ये सभी। इसका करेक्ट आंसर आएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कटाई टूल कार्य में मेटल को किस रूप में हटाता है? तो बताओ किस रूप में हटाता है? तो दोस्तों वो चिप के रूप में हटाता है, यानी उसकी चिप टूट जाती है, वो हट जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं को अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की अनुमति देता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन को अनुमति कौन देता है? कंडक्टर देता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। पेपर थोड़ा सा आपको हार्ड जरूर लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे अटपटे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉन कंडक्टर के उदाहरण में क्या सम्मिलित होता है? तो बताओ दोस्तों, सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है और वुड भी होता है। तो ये सभी किसमें? नॉन कंडक्टर में। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आसानी से आकार में लाए जाने वाली वस्तुएं जैसे सिरेमिक किस तरह उपयोग में लाए जाते हैं? तो दोस्तों आपके जो सिरेमिक है वो इंसुलेटर के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेंजिंग में सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला फ्लक्स कौन सा होता है? तो बताओ दोस्तों बेंजिंग में कौन सा फ्लक्स होता है? तो होता है बोरेक्स। क्या होता है? बोरेक्स इसका फ्लक्स होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्डरिंग में फिलर धातु का गलनांक बिंदु कितना होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 420 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक आपका फिलर धातु का गलनांक बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेंजिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है? तो सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना, सही है दोस्तों। फिलर की सतह के तनन को कम करना, ये भी सही है दोस्तों। इनके पेंटिशन का उपयोग करना, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बताओ इनमें करेक्ट आंसर क्या है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ये सभी यानी इन सभी का कार्य आपके बेंजिंग फ्लक्स का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, केबल में शीत का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बताओ शीत का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपका जो केबल में शीत होता है वह नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, केबल में कंडक्टर पर प्रदान की गई मोटाई
किस पर निर्भर करती है? तो मोटर निर्भर किस पर करती है? तो संचालन के वोल्टेज पर निर्भर करती है। किस पर करती है? संचालन के वोल्टेज पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है एम्पायर टेप क्या होता है? तो एम्पायर टेप क्या होता है? तो ये होती है आपकी वर्निश के कैम्ब्रिक होती है। क्या होती है? वर्निश कैम्ब्रिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कौन सा कथन ओम ला को सही प्रदर्शित करता है, यानी कौन सा नियम ओम को सही प्रदर्शित करता है? तो आपको मालूम वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। करेक्ट आंसर होगा ये वी बराबर आर बटा, ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 10 ओम के रेजिस्टेंस 5 वोल्ट की बैटरी के 10 ओम, हाँ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है 5 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा है, तो स्रोत की करंट की गणना जो है, तो दोस्तों आई बराबर क्या होता है? वी बटा आई। तो वी का मान कितना है? वी का मान 5 है और वोल्ट प्रतिरोध कितना है? 10 है। तो इसमें भाग दो 5 में, तो 5 में 10 का भाग, 10 में 5 में 10 का भाग जाएगा नहीं 0, फिर 10 पंजो 50, तो 0.5 एम्पियर। करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है KCL किस पर आधारित है? तो बताओ दोस्तों KCL किस पर देने आपका, ये किस पर आधारित है? ये चार्ज के संरक्षण के आधार पर आधारित है, यानी आपका जो किरचॉफ का नियम वो किस पर आधारित है? तो चार्ज के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है नोडल एनालिसिस सामान्य किस को निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आपका जो नोडल एनालिसिस सामान्य है वोल्टेज को निर्धारित करने का काम है। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है वे रजिस्टर जिनका प्रतिरोध निश्चित होता है क्या कहलाते हैं? तो वो आपके निश्चित रेजिस्टेंस ही कहलाते हैं, यानी जिनका प्रतिरोध ही निश्चित हो वो आपके निश्चित रेजिस्टेंस ही कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय वस्तु कौन से सिद्धांत का पालन करती है? तो बताओ दोस्तों चुंबकीय वस्तु किस सिद्धांत का पालन करती है? तो फेराडे के सिद्धांत का पालन करती है। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में चुंबक किससे बने होते हैं? तो आपके जो वर्तमान में चुंबक है वो लोहे के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में विद्युत को किस आवृत्ति पर प्रदान किया जाता है? तो भारत में फिक्स है दोस्तों 50 Hz, यानी फ्रिक्वेंसी क्या करती है? 1 सेकंड में तय की गई चक्रों की संख्या फ्रिक्वेंसी। तो भारत में फिक्स है कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन दोस्तों फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है? तो बताओ दोस्तों फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है? तो वह होता है आरएमएस अनुपात बटा औसत मान। आरएमएस मान बटा औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 3 रेजिस्टेंस जिनका मान 20 ओम प्रति रेजिस्टेंस है तो श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध, तो आपको मालूम है श्रेणी में क्या होता है? RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना है? 20 20 प्लस 20 प्लस 20, तो कितने हो गए? 60। तो इसका करेक्ट आंसर 60, तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है डेल्टा कनेक्टेड लोहे में पाइप वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का क्या संबंध होता है? तो दोस्तों डेल्टा पूछ रहा है, तो डेल्टा मतलब लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। करेक्ट आंसर ये आएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फैराडे के दूसरे सिद्धांत के मुताबिक अलग अलग तत्वों का जो बराबर विद्युत ऊर्जा के पारगमन को विकसित होते हैं खालिस्तान के समानुपाती होते हैं। तो बताओ दोस्तों किसके समानुपाती होते हैं? वो होते हैं रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होते हैं। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक फैराडे बराबर कितना होता है? तो एक फैराडे बराबर होता है दोस्तों आपका 96,500 कुलम्ब। ठीक, कुलम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का चयन खालिस्तान पर आधारित होता है, तो उसको स्थिर भार पर या अस्थिर भार पर दोनों पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर सी, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार में क्या अधिकारित होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गणनांक बिंदु, या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गणनांक बिंदु। तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें ये आंसर है, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करा, इसका ये नहीं आएगा। अगर आपका फ्यूज है वो न जाए, उसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तो अधिक होता है और निम्न गलनांक बिंदु होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। तो इसमें थोड़े से ऑप्शन में कंफ्यूज है, तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या मानेंगे? बी। अगला क्वेश्चन है क्लिट वायरिंग में क्लिट को नियमित अंतराल में एक दूसरे से खालिस्तान दूरी से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो बताओ दोस्तों क्लिट वायरिंग को एक दूसरे को 60 mm से अधिक दूरी पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सॉरी 60 सेमी आएगी दोस्तों, ये क्या आएगी? 60 सेमी। तो 60 सेमी के अंतराल से अधिक नहीं रखना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, जहाँ क्लिट किए गए कंडक्टर एक दूसरे से गुजरते हैं उन्हें खालिस्तान से अलग करना चाहिए जो कठोरता से एक दूरी बनाए रखता है, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्लेप। ठीक है, क्लेट वायरिंग जो क्लेप लगाए जाते हैं वो एक दूसरे से गुजरते इन्हें अलग अलग करे रखने में क्या करते हैं? कठोरता से एक दूसरे को बनाए रखते हैं। वो कौन सी होती है? आपकी क्लेप होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्लिट वायरिंग हमेशा जमीन के सतह से खालिस्तान ऊपर होना चाहिए, तो आपकी जो क्लिट वायरिंग है वो आपकी सतह से एक जमीन से कितनी है? तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपकी जो स्विच बोर्ड है वो धरातल से कितनी दूरी पर होना चाहिए? वो 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा पूछने में यही यहाँ पर क्लिट वायरिंग की जगह यहाँ पर लिखना था स्विच बोर्ड हमेशा जमीन के स्तर से कितने ऊपर होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पेडेड के सिरे से तनाव को मुक्त करने के लिए लैंप होल्डर और सीलिंग रोज खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? क्रोड ग्रिप के लिए और अंडरराइटर नोट के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी। पेपर थोड़ा अलग टाइप का, तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोड ग्रिप और अंडरराइटर नोट का उपयोग किस में किया जाता है, तो बताओ दोस्तों किस में किया जाता है? लैंप होल्डर टर्मिनल में किया जाता है, सीलिंग रोज में किया जाता है, पेंडेड के टर्मिनल में किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर आएगा डी यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वायरिंग को स्टिक वुड पर TRS केबल ड्रा करने के लिए किया जाता है, यानी TRS है टफ रबर सितर ये केबल है, तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका बेटर वायरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लार्ज पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का मान कितना चाहिए, तो इसमें आपको पूछा है लार्ज पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध यानी उसका भूमि का प्रतिरोध कितना चाहिए, तो 5 ओम उसका प्रतिरोध होना चाहिए। यानी आपको पूछे कि दो अर्थों के बीच की दूरी कितनी, वो 5 मीटर होती है, प्रतिरोध पूछे तो वो 5 मीटर होता है, 5 ओम होता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अर्थ वायर या ग्राउंड वायर किस का बना होता है, तो आपका अर्थ वायर या ग्राउंड वायर हमेशा गैल्वेनाइजिंग स्टील का बना होता है दोस्तों, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन आर्क लैंप का उपयोग सामान्य कहाँ किया जाता है, तो आपके कार्बन आर्क लैंप का उपयोग सिनेमा में प्रोजेक्टर्स के रूप में किया जाता है, सिनेमा में प्रोजेक्टर के रूप में किया जाता है, जो फोकस पड़ता है वही आपका प्रोजेक्टर कहलाता है। अगला ठोस कोण का मात्रक क्या है, तो बताओ दोस्तों ठोस कोण का मात्रक क्या होगा, तो वो आपका स्टेरेडियम होगा, क्या होगा? स्टेरेडियम होगा। अगला क्वेश्चन है, लुमिनोस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो बताओ दोस्तों लुमिनोस फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? लुमेन होगा, तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, गतिमान लोहे के उपकरणों में क्या होता है, तो बताओ दोस्तों गतिमान लोहे के उपकरणों में क्या होता है, तो उसका आपका स्क्वायर्ड स्केल क्या होता है? स्क्वायर्ड स्केल। अगला क्वेश्चन है, एक फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं अधिक किफ़ायती होते हैं, यानी उनमें स्टेप अप स्टेप डाउन स्टेप अप इनका मान ज़्यादा होता है और अधिक किफ़ायती होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में उपयोग किया जाता है, तो बताओ दोस्तों डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में उपयोग कहाँ किया जाता है? छोटे 4 ट्रांसफार्मर में किया जाता है, छोटे IV ट्रांसफार्मर में किया जाता है, किसमें? करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर में किया जाता है, किसका? डेल्टा कनेक्शन का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, आप उस अग्निशमन यंत्र का उपयोग करेंगे जिसका वर्गीकरण F श्रेणी में अग्नि में किया जाता है, तो वो आता तो आपका गीला रासायनिक अग्निशमन यंत्र, ये अग्नि यानी अग्निशामक यंत्र, ठीक है दोस्तों। तो गीला रासायनिक अग्निशामक यंत्र में हमेशा अग्निशामक यंत्र का उपयोग F श्रेणी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करंट खालिस्तान में मापा जाता है, तो सबको मालूम है करंट एम्पीयर मापा जाता है, वोल्टेज वोल्ट में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र का विद्युतीय अग्नि को बुझाने के लिए केबल खालिस्तान की घटना में उपयोग करेंगे, तो बताओ किसमें करेंगे? जब एक कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र उपलब्ध ना हो तब इसका उपयोग करेंगे। दोस्तों पूरा पेपर नेमी पर आधारित है, तो आप नेमी जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि फिर आप हिंदी में पढ़े तो वहाँ पर थोड़ी नेमी में आपको दिक्कत आ सकती है, नेमी की तैयारी भी करके जाए आप नेमी भाषा की भी। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ आपको अग्नि की घटना के समय एकत्रित होना चाहिए क्या कहलाता है? इसका कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है, क्या होता है इसका कोई विशिष्ट नाम, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग मुख्य लाइन से प्रकाश के स्विच बिंदु पर मुड़ने के लिए किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? टिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी पॉइंट कटाई टूल का उपयोग उदाहरण है, तो वह आपका दोस्तों मिलिंग कटर होता है, एक
ब्रोचिंग टूल होता है। तो करेक्ट आंसर ए और बी दोनों होते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ड्रिलिंग संचालन में किस प्रकार की कार्य गति होती है? तो होती है आपकी रोटरी होती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूरा पेपर हल करा दिया है आपका 2020 का। तो दोस्तों इससे संबंधित बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो दोस्तों आप तैयारी अच्छे से करके जाए जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों।